You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM. रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं हूँ वानी और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ खास बात। और जहाँ खास बात में हम खासी बात करते हैं और हम मिलते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो वैसे ही आज हमारे साथ खास तौर पे ऑन डिमांड जुड़े हुए हैं एक बहुत ही जाने माने ज्योतिष, पत्रकार और भी बहुत सारे इनके आगे जो है मुझे प्रीफिक्सेस लगाने पड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज गजेंद्र शर्मा जी, जो कि ज्योतिष शास्त्र में पिछले 3 दशकों से कार्यरत है, पत्रकारिता में भी कार्यरत है और साथ ही बहुत सारे अवार्ड्स जो है इनको उससे नवाजा गया है। और उसी के साथ इन्होंने ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं एस्ट्रोलॉजी में। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर प्रोफाइल जो है बहुत खासा बड़ा है तो ये करने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो गजेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका यहाँ पे रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। रेडियो इप्सा 91.2 एफएम के सभी सुनने वालों और देखने वालों को मेरा नमस्कार। और आज जो एस्ट्रोलॉजी के संबंध में हम बात करने वाले हैं, उसकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई मैं बिल्कुल यही जानना चाहते हैं हम लोग। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो बचपन से रहा है। मैंने बचपन में अपने फैमिली में अपने दादाजी को सारा करते हुए देखा मैंने। इस तरह से कई लोग उनके पास काफ़ी दूर दूर से आते थे, अपनी कुंडलियाँ लेकर हस्तरेखा दिखाने आते थे जी। तो वहीं से मतलब मैं मुश्किल से 6-7 साल का रहा होऊंगा, तब से मेरे अंदर इसको जानने की जिज्ञासा हुई जी। कि ये सब चीज़ें क्या है। ग्रह नक्षत्र जो हमारे घूमते रहते हैं आकाशगंगा में, इनको देखकर इनकी चाल का पता लगाकर कैसे किसी का फ्यूचर बताया जा सकता है जी। ये सब जानने की जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से रही और उनसे मैं शुरू से सीखता रहा, मार्गदर्शन लेता रहा। और उन्होंने मुझे एक एक चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से सारा ज्ञान दिया। इसके बाद फिर मैं खुद कई सारी किताबें पढ़ता रहा। शुरुआत में मेरा इंटरेस्ट हस्तरेखा की तरफ था। लोग मेरे पास आते थे अपना हाथ दिखाने, मैं भी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। बोलते थे हमारी रेखाएं देख के बताओ क्या है हमारे फ्यूचर में जी। तो काफी समय तक मैंने पामिस्ट्री को फॉलो किया। इसके बाद फिर मेरा जो इंटरेस्ट हुआ वो वैदिक ज्योतिष की तरफ गया मैं। तो पामिस्ट्री साइड में रह गया और फिर वैदिक ज्योतिष को मैंने अपना मेन बनाया। इसके लिए मैंने कई सारे गुरुओं से सीखा। फिर ऑफिशियली मैंने इसके लिए कोर्स भी किया और उसमें काफ़ी अच्छा रहा मेरा। और अभी तक मतलब करीब 30 साल के आसपास से मेरा ये काम चल रहा है और इसमें हज़ारों लोगों की कुंडलियां मैं देख चुका हूं और उनको गाइड कर चुका हूं जी। तो कई लोग अभी भी मेरे पास हर दिन आते हैं और यही पूछते हैं कि हमारा फ्यूचर बताइए, फ्यूचर क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे। तो यही सारी जर्नी रही मेरी। अच्छा, तो ये पत्रकारिता कैसे मतलब अलग से आ गया? मतलब एस्ट्रोलॉजी तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन पत्रकारिता एक अलग चीज है बिल्कुल। हाँ, पत्रकारिता और एस्ट्रोलॉजी का जो जुड़ाव हुआ वो लिखने से हुआ जी। पत्रकारिता से पहले मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा था तो कई सारे न्यूज़पेपर्स में मेरे आर्टिकल पब्लिश होते थे। तो उन आर्टिकल जब पब्लिश होते थे उसमें नाम छपता था तो लगता था कि हमें कुछ इस फील्ड में करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो शुरुआत में तो मेरी अगर देखा जाए पत्रकारिता तो एस्ट्रोलॉजी से ही शुरू हुई। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के कई सारे आर्टिकल बड़े सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए मेरे। इसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया और न्यूज़पेपर के साथ जुड़ा मैं। अरे वाह। और फिर इस तरह से मेरी जर्नलिज्म की जर्नी भी शुरू हुई। दैट इज रियली अमेजिंग। तो वैसे तो बहुत सारे ज्योतिष जैसी ही आता है या एस्ट्रोलॉजी जैसी आता है, तो आजकल हम देख ही रहे हैं यूट्यूब पे इतना बॉम्बार्डमेंट है, नंबर्स के लिए इतना बॉम्बार्डमेंट्स है, राशि के लिए इतना बॉम्बार्डमेंट्स है। पर मैं बहुत ही बेसिक चीजें जानना चाहती हूँ आपको, ये भी जानूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे और करेंगे आपसे और भी बहुत सारी बातें। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड टू रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कह दिल की बात। मैं हूं वानी और शो चल रहा है खास बात। You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM. रेडियो इप्सा 91.2 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ वानी, शो चल रहा है खास बात। और आज खास बात करने के लिए खास तौर पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ बहुत ही जाने माने ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र शर्मा जी। और
आज जो है हम बहुत ही खास बातें करने वाले हैं। तो गजेंद्र जी, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे बताया कि पत्रकारिता में भी आपने किया, ज्योतिष शास्त्र में इतने मतलब बहुत बचपन से ही आपकी मतलब रुझान रहा है। जी। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कभी भी, मतलब मैं तो बहुत टाइम से ऐसा सोचती हूँ कि वाई वी नीड इट, क्यों जरूरत रहती है ज्योतिष की। जी। तो आपसे अगर मैं पूछूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि क्यों जरूरत पड़ती है ज्योतिष की? देखिए, इस सवाल का जवाब जो है इस ज्योतिष शब्द में ही छुपा हुआ है। जी। ज्योति का अर्थ होता है उजाला, प्रकाश, Yes. रोशनी। और ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो प्रकाशित करने वाला। जी। तो ज्योतिष जो है ये आपको आपके फ्यूचर का पता बताता है, आपको आपका फ्यूचर जो है आपके सामने प्रकाशित कर देता है। फ्यूचर किसी को अपना पता नहीं होता है, एक सामान्य व्यक्ति को हम बात करें तो किसी को कुछ पता नहीं होता है अगले सेकंड क्या होने वाला है। जी। एक बिल्कुल आप अगर सोचें तो एक अंधेरी सुरंग की तरह है ये। हमें कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा उसके आर पार। तो ज्योतिष जो है हमें यही गाइड करता है, यही हमारा जो अंधेरी सुरंग का उजाला, अंधेरी सुरंग में उजाला कर देता है और आपका फ्यूचर आपके सामने पेश कर देता है। जी। तो ज्योतिष का अर्थ यही है। और आज के संदर्भ में ज्योतिष का ज्ञान होना या किसी को अगर आप अपना फ्यूचर जानना है तो ज्योतिष का सहारा लेना बहुत जरूरी है। ये गाइड की तरह आपका काम करता है। आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, तो ज्योतिष जो है आपको गाइड करता है और उसका सहारा लेके आप आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में, अपने फ्यूचर में। पर ऐसा कहा जाता है ना कि कुछ चीजें आप हटा नहीं सकते या उसको टाल नहीं सकते हैं, कुछ चीजों को। बिल्कुल, जो होना है, जो आपके भाग्य में लिखा है, जिसको प्रारब्ध कहा जाता है जी। उसको बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता है। ये सिर्फ ज्योतिष जो है इसको एक गाइड की तरह लेना चाहिए कि अगर मान लो किसी, एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। मेरे पास एक पर्सन आए, बहुत परेशान थे वो, कई सारी जगह से अपनी कुंडलियां दिखा के और जो भी उनके परिचित में थे या सभी से मिल के आए वो, और उनको किसी ने बताया कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है। तो वैसे ही मेरे पास आए, मैंने भी उनकी कुंडली देखी और मुझे भी यही लगा उनको देख के कि कोई इनका बड़ा एक दुर्घटना का योग है अगले 7 दिन में। तो उनकी कुंडली का एनालिसिस किया मैंने और उनको बताया कि ये चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है, कुछ मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में और हो सकता है कि कोई ये एक्सीडेंट या इस तरह की कोई भी मतलब वाहन दुर्घटना या किसी इलेक्ट्रिक शॉक से या कोई आपका अग्नि से कोई आपको कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि उनका मंगल बहुत ज़्यादा खराब था और शनि भी खराब था। तो जब उनको मैंने बताया कि ये है, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, तो उन्होंने बताया कि अब आगे क्या, कुछ आप हमें गाइड करिए कि हम कोई उपाय बताइए जिससे हम ये चीज़ें हो जाए, ठीक हो जाए या नहीं हो। तो उन्हें मैंने कुछ चीज़ें बताई। तो देखिए, जो होना है, जो लिखा हुआ है वो 100% होगा, उसको आप टाल नहीं सकते जी। उसकी जो इंटेंसिटी उसको हम कम कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट में उसका हाथ पैर कटने वाला है तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसको हाथ में कोई खरोच आ जाए और उससे वो निपट जाए, उस समस्या से उसका समाधान हो जाए। तो यही है कि ज्योतिष जो है आपको सचेत कर देता है, ऐसा कह सकते हैं। चीजों से बचाता, बिल्कुल सचेत कर देता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है और उसके अकॉर्डिंग आप उसका उपाय करके उन चीजों को कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो खैर गजेंद्र जी, इसी जो आपने बताया है उसमें से एक और सवाल मेरे दिमाग में आया है, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम। तो ब्रेक के बाद मेरी बातें जो है गजेंद्र जी से ऐसी ही चलती रहेंगी, लेकिन तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM पर और सुनना है मुझे यानी वानी को। और शो का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, शो का नाम है खास बात। You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM. 91.2 FM पर मैं हूं वानी, शो चल रहा है खास बात और हमारे साथ आज बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र शर्मा जी। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं गजेंद्र जी से बहुत सारी बातें जान रही थी। आपने बताया कि ज्योतिष की जरूरत क्यों होती है और क्या होता है एग्जैक्टली ज्योतिष का मतलब। लेकिन गजेंद्र जी, तभी मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी एक और आ गई थी कि कुछ लोग इसे साइंस की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं, एक विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल वाला चीज आ जाता है। तो आपके हिसाब से ज्योतिष मतलब ज्योतिष क्या है, आस्था है या फिर साइंस है? देखिए, ज्योतिष जो है विज्ञान और आस्था दोनों का मिला जुला रूप आप कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी।
क्योंकि जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं इनकी स्टडी हमारा साइंस भी करता है जी। और एस्ट्रोलॉजी तो है ही। ज्योतिष के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है सिद्धांत ज्योतिष जिसे गणित ज्योतिष कहते हैं, और एक होता है फलित ज्योतिष। इन दो ब्रांचेस में ज्योतिष को बड़े बड़े मोटे रूप में बांटा हुआ है। तो जब हम सिद्धांत ज्योतिष की बात करते हैं तो किसी बच्चे का जिस समय जन्म होता है उस समय आकाश में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है, उन सब के आधार पे जो उसकी कुंडली बनती है वो प्योर साइंस है, मैथमेटिक्स है वो जी। तो जब हम किसी बच्चे की कुंडली बनाते हैं तो वो वाला जो पार्ट है उसे हम साइंस कहेंगे, जो कैलकुलेशन करके जो बनता है वो गणित है टोटली। कुंडली बन जाने के बाद जब उसका भविष्य बताने की बात आती है, उसके करियर के बारे में, उसकी शादी कैसे होगी, उसके पास पैसा कितना होगा, संपत्ति कितनी होगी, ये सब जब बताने की बात आती है, जब उसको फलित करने की बात आती है, तब ये यहाँ पर फलित ज्योतिष का काम शुरू होता है। और फलित ज्योतिष को ज्यादातर जो है वो आस्था के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। इसको कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको भरोसा है कि ये डॉक्टर की दवाई हमको बहुत अच्छे से सूट करेगी तो आप जल्दी ठीक होंगे। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है ना। तो जब किसी डॉक्टर पे आपको भरोसा है कि इसकी दवाई से हम जल्दी ठीक हो जाएंगे तो आप वाकई में जल्दी ठीक होंगे। लेकिन कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर है, इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर है, लेकिन आपको भरोसा नहीं है कि ये ठीक कर पाएगा कि नहीं, तो आप ठीक नहीं होंगे या धीरे ठीक होंगे। तो उसी तरह से ये फलित वाला भी काम करता है। तो फलित वाला जो पार्ट है इसको हम आस्था से जोड़ सकते हैं। हम किसी को कोई उपाय बताते हैं, कोई रेमेडी बताते हैं कि आपका ये फलाना ग्रह खराब है, इसको ठीक करने के लिए आप ये उपाय कीजिए। तो वो यदि पूरी श्रद्धा के साथ उस उपाय को करेगा तो निश्चित रूप से उसको 100% उसका फायदा मिलेगा और उसको आगे का जो भी उसकी परेशानियां आने वाली है वो सब उसकी ठीक होंगी, कम होंगी। मतलब एक फलित ज्योतिष में कह सकते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत सारा काम करता है। बिल्कुल 100% मैनिफेस्टेशन होना बहुत जरूरी है। आपको अगर भरोसा है कि हमको इन ज्योतिषी ने ये हमें उपाय बताया है कि किसी ग्रह के लिए रोज आपको जल चढ़ाना है या शिवलिंग पे आपको अभिषेक करना है या कोई और उपाय करना है, आपको ये अंगूठी पहनना है, बैक स्टेज हम बहुत सारी और बातें करेंगे इसके बारे में, इस तरह से चीजें करना है, तो वो सारी चीजें जो है आस्था का विषय है। आप पूरी श्रद्धा के साथ आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जी, तो इस शो के बाद हम एक और मीटिंग करेंगे फिर। बिल्कुल 100% जरूर करेंगे। तो अभी तो गजेंद्र जी से और भी बहुत सारी चीजें जानना है, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें। तब तक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे आने वाली के साथ शो। You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM। आपने ट्यून कर रखा है रेडियो इप्सा 91.2 FM और मुझे आने वाली को सुन रहे हैं। और आज मैं आपके भविष्य को बताने वाली हूँ। मतलब कि आज हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं जो कि हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो गजेंद्र जी, जैसा कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि जो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो साइंस है या ये है, लेकिन जैसे आपने बोला कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पूरे उस पे असर करता है, मतलब आपके लाइफ पे असर करता ही करता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो करियर को ऑप्ट करने वाले होंगे या करियर उस पर्टिकुलर करियर में जाने वाले होंगे। तो क्या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र करियर चुनने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है। कुंडली जब बनती है, कुंडली में 12 भाव कहे जाते हैं, तन, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय। ये 12 भाव होते हैं। पहला भाव जो होता है लग्न स्थान कहते हैं हम उसको। तो जब पर्टिकुलर हम करियर की बात करने जाते हैं तो करियर के लिए हम कुंडली के 3 भावों का हम अध्ययन करते हैं। पहला होता है लग्न स्थान, जो उसका सबसे शुरुआत कुंडली की जहां से होती है, पहला स्थान जिसको कहते हैं लग्न स्थान होता है। फिर होता है दशम स्थान। दशम स्थान को आजीविका का स्थान भी कहा जाता है, करियर का स्थान। और उसके बाद आता है 11वां स्थान जिसको लाभ भाव कहते हैं। तो ये तीनों भावों का हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं, लग्न, दशम और एकादश। इन तीनों की स्टडी करके इनमें जो ग्रह पोजीशन होती है, शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, उन भावों पे कौन से अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही है, कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर जा रही है, इन सब की स्टडी करने के बाद हम करियर के बारे में 100% बताया जा सकता है।
एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मेरे पास एक लड़की आई 20-22 साल की, उसने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ था। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स उसने किया, तो कोर्स तो उसने कर लिया, लेकिन आगे उसका करियर क्या, उसको इंटरेस्ट उसी में। लेकिन जब वो कहीं जॉब करने जाती तो उसको कोई जॉब नहीं मिलता, और उसने अपना जो खुद का एक बुटीक भी शुरू किया, लेकिन वो भी चल नहीं रहा। तो स्टडी तक तो ठीक था उसका कि उसने फैशन डिजाइनिंग कर लिया, लेकिन जब वो जॉब के लिए जाने लगी या अपना खुद का बिजनेस कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, तो उसमें उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मतलब वो चला ही नहीं पा रही थी, जॉब उसको उस फील्ड में मिला नहीं, और अपना खुद का बुटीक भी वो चला नहीं पाई। तो उसकी मदर मेरे पास उसको लेके आई, तो मैंने उसकी कुंडली का देखा, तो उसमें जो है उनका जो 10वां स्थान था, उसमें शुक्र बैठा हुआ था। तो शुक्र जो है लग्जरी और ये सब चीजें तो देता है, लेकिन जो 11वां भाव था, जिसको लाभ भाव कहते हैं, जहां से पैसा आना है, तो पैसा कहाँ से आएगा, आपका करियर कहाँ बनेगा, उस स्थान में बैठा हुआ था उनको शनि। तो वो शनि जो उनको इफेक्ट कर रहा था, करियर तो उन्होंने स्टडी तो फैशन डिजाइन की कर ली, लेकिन करियर नहीं बनने दे रहा था शनि। तो हमने उसको रेमेडीज बताई। पहले तो शनि को हमने उसको शांत करने के लिए बताया उपाय, फिर उसके साथ कुछ और चीजें उसको बताई, शनि से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कुछ ठोस चीजें होती है, ठोस मटेरियल जो होता है, आप कुछ लोहे का या इस तरह का जो काम होता है, मेटेलिक। तो उसको मैंने बोला कि बेटा, आप ये जो फैशन डिजाइनिंग कर रही हो ये ठीक है, इसमें आप करियर आप बनाना चाह रही हो वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ मेटेलिक चीजों का काम आप साथ में जोड़ लो। तो उसको फिर मैंने सजेस्ट किया कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इस तरह की कुछ चीजें, एक्सेसरीज भी आप साथ में जोड़ो, तो आपका ये करियर इसमें आप बना सकती हो। तो उसने वो किया, वो मेटेलिक चीजों का जोड़ लिया, क्योंकि पैसा शनि से आना है उसको, वो शनि से रिलेटेड मेटल होती है सारी। तो शनि से जब उसको शनि से रिलेटेड चीजें हमने उसके साथ जोड़ दी, तो उसने अपने बुटीक के साथ ये जब सारी चीजें रखी, तो बढ़िया उसका काम शुरू हो गया, और आज भी वो बढ़िया अपना काम कर रही है। बहुत बढ़िया। मतलब आपकी चीजें आप करना चाहते हैं, लेकिन साथ में अगर कुछ चीजें जोड़ दें अगर किसी को, तो करियर चुनने में काफी कुछ मदद कर सकते हैं। मिल सकती है। अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो सूर्य जो है ग्रहों का राजा है। सूर्य की स्थिति जब कुंडली में किसी में अच्छी होती है, तो व्यक्ति 100% गवर्नमेंट जॉब में जाता है। अब वो सूर्य पहले स्थान में है या 10वें स्थान में, इन दोनों स्थानों में अगर सूर्य किसी एक स्थान में बैठा हुआ है और उस पर और भी सारे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यक्ति 100% गवर्नमेंट जॉब करेगा। इसी तरह से मेरे पास आए भी लोग कई सारे, जिनको मैंने बताया कि आप जॉब करेंगे, तो उन्होंने उसमें स्टडी की, उसमें मेहनत की, और आज अच्छे बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब ओवरऑल नटशेल में कहा जा सकता है कि यस ऑफ कोर्स, आपको करियर चुनने से पहले आप एस्ट्रोलॉजी का मतलब आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल, एक गाइडेंस लेना ही चाहिए एस्ट्रोलॉजी का। बिल्कुल सही है। और अगर उसी डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अभी और भी बातें हैं और भी सवाल हैं, और आपके भी अगर सवाल है तो हमें आप बता सकते हैं। 9009811161 है हमारा नंबर, इस पे आप कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद के सवाल जानने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे आने वानी के साथ। शो चल रहा है You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM. हेलो एंड वेलकम बैक अमेजिंग लिसनर, आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा और मैं यानी वानी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा ये शो लेकर, जिसका नाम है खास बात। और आज की खास बात बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर गजेंद्र शर्मा जी। और गजेंद्र जी, जैसा कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले बीच में हमारी चर्चा भी हो रही थी कि आजकल तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एप्लीकेशंस बेस्ड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं। तो अभी इस कंपटीशन वाले युग में आपको कैसा लगता है, मतलब इज इट मतलब अच्छा चल रहा है या थोड़ा सा डेंजर में भी है? क्योंकि लोग मतलब थोड़ा सा जालसाजी वाला भी बहुत होता है इसमें। देखिए, इसमें जो है, आज सही बात कही आपने, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं, और लोग इन्हें देख भी रहे हैं, इन सब चीज़ों को। काफ़ी सारा जो एक गूगल का एक सर्वे भी आया था बीच में, कुछ समय पहले मैंने पढ़ा भी था,
तो उसमें एस्ट्रोलॉजी जो है वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स जी, हर तीसरी रील जो है अगर आप जी। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करेंगे तो वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही गूगल है। में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड्स में हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी ही है, और वो टॉप 5 में चल रहा है। हाँ। तो इससे रिलेटेड कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, यूट्यूब चैनल्स भी कई सारे खुल गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ऑथेंटिसिटी का है। ऑथेंटिसिटी है, हाँ, आजकल किताबें पढ़ के, और कोई भी मतलब जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो भी किताबें पढ़ के और सारा बताने लगते हैं। नॉलेज तो बहुत सारा है लोगों के पास। हाँ। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे तैराकी पढ़ने से तैरना नहीं सीख जाते। बिल्कुल वही बात है। तो वही किताबों में से पढ़ पढ़ के और वो बताने लगते हैं। लेकिन जो सही जो चीज है, एक सही जो एस्ट्रोलॉजर है जी। वो वास्तव में आपकी कुंडली का ठीक से स्टडी करेगा और उसके बाद ही आपको बताएगा। तो सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया पर है, मेरा जो सारे हमारे लिसनर्स एंड व्यूवर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भरोसा हर किसी पे मत करें, नहीं करना चाहिए। सही है। क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी बता देगा, कोई आपसे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज लगी उस पे कि हमारा कुछ होने वाला है और वो देख के उपाय करने लगेगा, तो वो होगा नहीं उससे कुछ, उल्टा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। सही है। तो मेरा यही कहना है कि आप भरोसेमंद ज्योतिषी के पास जाएं और बिल्कुल सही पता करें। तो जैसे अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं, ज्योतिषी की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो 9 ग्रह होते हैं इसमें जी। तो आपके हिसाब से सबसे प्रभावशाली ग्रह इन 9 ग्रहों में कौन सा होता है? देखिए, किसी भी ग्रह को हम ऐसा कमजोर या प्रभावशाली नहीं कह सकते। हर ग्रह का अपना अपना एक इम्पैक्ट होता है। आप एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए, जब अमावस्या या पूर्णिमा आती है, तो जब पूर्णिमा पे फुल मून होता है, पूरा चंद्र होता है, और अमावस्या पे चंद्र बिल्कुल गायब हो जाता है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जब अमावस्या पूर्णिमा पे पूरे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से जी। बुक्स में। तो जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तब जो चंद्र है वो समुद्र के पानी को खींचता है अपनी तरफ, तो ज्वार भाटा इस तरह से आते हैं। तो जब एक ग्रह इतना प्रभाव डाल सकता है, तो बाकी सारे ग्रह कितना इम्पैक्ट डालते होंगे। तो सभी ग्रह का अपना अपना एक महत्व है। और वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य को कहा जाता है ग्रहों का राजा, तो निश्चित रूप से सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है आपकी कुंडली में। हर कुंडली के लिए यही है कि आपका सूर्य अच्छा है तो बाकी चीजें आपकी बहुत कम हो जाएंगी। दूसरे जो पाप ग्रह जिनको कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में, जो खराब ग्रह होते हैं, राहु, केतु, शनि, ये अगर खराब भी हैं तो और सूर्य आपका सबसे अच्छा है, तो इन बाकी जो बुरे ग्रहों का प्रभाव है वो कम हो जाता है। ओके। तो मेनली अगर देखा जाए तो सूर्य सबसे प्रभावशाली ग्रह है और इसका ठीक होना जरूरी है हमारी कुंडली में। तो अभी जैसे 2025 जो है जी, ये ऐसा कहा जाता है, मैंने भी पढ़ा है कहीं पे, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, कि ये मंगल ग्रह का साल है, मतलब ये कहा साल है ये। तो इसमें क्या क्या मतलब शुभ हो सकता है, और क्या मतलब आपको 2025 का अगर प्रेडिक्शन देखा जाए तो क्या है? देखिए, मंगल का साल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप अगर 2025 इसका हम प्लस करेंगे तो 9 आता है। 9 नंबर जो होता है वो मार्स से रिलेटेड है, मंगल से रिलेटेड है, इसलिए इसको मंगल का साल कहा जा रहा है। तो मंगल का जो साल होता है, इसमें बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, खराब घटनाएं भी होती है, जैसे आग लगने वाली घटनाएं बहुत होती है, वाहनों में अचानक आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है, कहीं प्लेन क्रैश होने की घटनाएं होती हैं, या कोई प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप आता है, क्योंकि पृथ्वी, ये मंगल जो है वो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। मंगलो भूमि पुत्रश्च, ये कहा जाता है इसको, मतलब मंगल जो है वो भूमि का पुत्र है। तो उसमें पृथ्वी के सारे एलिमेंट हैं। तो धरती से रिलेटेड, पृथ्वी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो घटना दुर्घटना है, वो मंगल के कारण ही होती हैं। तो मंगल के साल में ये सब चीजें तो होंगी। अभी जैसे अर्थक्वेक आ गया था अभी 3 दिन पहले। यस, एग्जैक्टली, अभी तिब्बत, नेपाल वगैरह में आया अभी भूकंप, तो इसको हम उससे भी जोड़ सकते हैं। और जब हम नंबर्स की बात करते हैं, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से है जो मंगल का साल बताया जा रहा है। तो मंगल के जो मित्र ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, बुध है, गुरु है, इनसे रिलेटेड जो अंक होते हैं, पहला अंक होता है 1 सूर्य का होता है, दूसरा 2 नंबर चंद्र का होता है, फिर तीसरा जो है वो गुरु का होता है, और 5वां जो है अंक वो बुध का होता है। तो 1, 2, 5 और 3, इन चारों जिनका मूलांक है। अब मूलांक कैसे निकालेंगे? आपके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ मेरी 12 है, 2 दिन बाद 12 है, तो 12 का जो मूलांक हुआ वो 3 हुआ, है ना, 1 + 2, ये 3 हुआ। तो जो 3 है वो
रिलेटेड है गुरु से। तो जब हम मंगल के साल की बात कर रहे हैं तो 3 के लिए ये अच्छा होगा, 1, 2, 3 और 5 इन सभी के लिए मंगल वाला साल अच्छा जाने वाला है। और इसको जैसे मैंने कहा, मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रदः, मतलब ये धन भी प्रदान करता है। चलो बढ़िया। अगर इन मूलांक वाले को किसी को अगर कर्ज में डूबा हुआ है तो उसका कर्ज खत्म हो जाएगा, धन आएगा, उसको मान सम्मान मिलेगा, नेम फेम मिलेगा उसको जी। तो ये सब होगा। और जो बाकी के जो 4 अंक हैं, 4, 6, 7 और 8, ये होते हैं राहु से जुड़ा हुआ, शुक्र से जुड़ा हुआ, शनि से जुड़ा हुआ और केतु से जुड़ा हुआ। ये 4 अंक होते हैं जिनमें उनको थोड़ी सी कोई परेशानी उसमें क्रिएट हो सकती है मंगल के साल में। मतलब कर्ज बढ़ सकता है, उनको अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ सकते हैं, उनका आय से अधिक व्यय होगा। और भूमि भवन से संपत्ति से संबंधित अगर उनके कोई विवाद चल रहे हैं तो वो ज्यादा उलझ भी सकते हैं। अच्छा। किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंस सकते हैं ये लोग, इस तरह की चीजें होती हैं। और जिनका 9 अंक ही है, जो मूल मंगल का ही है, तो उनको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मिला जुला फल मिलेगा उनको। कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें खराब होंगी। तो इस तरह से हम उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं सारे 1 से 9 अंक तक के लोगों पर। वंडरफुल। तो खैर मैं तो नंबर में थोड़ा सा घूम जाती हूँ। तो खैर बहुत सारी बातें हैं गजेंद्र जी, अभी और थोड़े से अब कुछ पूछना है मुझे, लेकिन अभी समय की थोड़ी सी सीमा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार फिर से लौटेंगे और करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तब तक आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो इप्सा पर और सुनते रहिए मुझे आने वानी को। और शो का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, शो का नाम है खास बात। You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM। 91.2 FM पर मैं हूँ वानी, शो चल रहा है खास बात। और हमारे साथ आज खास तौर पर एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं, जो हमें हमारा ये जो आने वाला साल है या साल 2025 जो है ये कैसा जाने वाला है हमारे साथ, वो बता रहे हैं। तो गजेंद्र शर्मा जी, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि आपने हमें बताया था कि 2025 में 1, 3, 4, 5, अगर मैं गलत 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5 ये इन लोगों के लिए अच्छा, काफी अच्छा साबित होने वाला है। तो अगर मैं इसी में आगे आपसे अगर थोड़ा सा और जानने की कोशिश करती हूँ कि जैसे जो मंगल है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि जो करियर से रिलेटेड चिंता में रहते हैं, कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है तो शादी से रिलेटेड रहता है, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें रहती है जो अलग अलग सेगमेंट में, स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कैसा इम्पैक्ट डालेगा 2025 में इसको? देखिए, मंगल का जो इम्पैक्ट हम अगर देखें ओवरऑल, तो व्यक्ति 3 चीजों को लेके अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहता है जी। सबसे पहला तो उसका करियर अच्छा बन जाए, दूसरा उसकी शादी अच्छे से हो जाए जी, और तीसरा जो है उसको उसकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू हेल्थ के आजकल आ रहे हैं। जिस तरह की लाइफ स्टाइल आजकल चल रही है, तो ये तीनों ही बड़े सेगमेंट है किसी भी पर्सन की लाइफ के, और तीनों पे ही मंगल सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। मंगल का जो काम होता है वो हमें एनर्जी देने का काम होता है, हमें फोर्स करता है, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है कि आप ये काम करिए। आप देखेंगे अगर जिन लोगों को किसी काम में उत्साह नहीं रहता है कुछ करने का, बैठे रहते हैं, लेजी रहते हैं वो लोग, उनकी कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा खराब होगा 100%। अच्छा। और जो एक्टिव हैं, हर काम को आगे बढ़ के करना चाह रहे हैं, तो उनका मंगल बहुत अच्छा होगा। तो हम यदि करियर की बात करें मंगल से रिलेटेड, तो मंगल जो है आपको काम करने की प्रेरणा देता है। अब वो क्या करियर होगा वो अलग बात है जी। लेकिन कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं या कोई आप जॉब में हैं, तो मंगल आपको काम करने की प्रेरणा देता है, आपको आगे आगे बढ़ाने की, इनिशिएटिव लेने का बोलता है कि हाँ, 100%। ठीक है। और दूसरा जो है मंगल का जो प्रभाव होता है वो शादी पर, विवाह पर सबसे ज्यादा प्रभाव जी। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, मांगलिक है कुंडली, मांगलिक कुंडली है। तो मांगलिक कुंडली कैसे होती है? जब उसके कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, ओके, इन 5 स्थानों में अगर मंगल कहीं भी बैठा हुआ है तो वो कुंडली मंगलिक हो जाती है। तो जब मंगलिक किसी लड़के या लड़की की कुंडली है तो उनकी शादी का जो योग बनता है वो लंबा खींचता है, मतलब जल्दी नहीं बनता है। 28 की एज के बाद ही उनकी शादी होती है, या कई लोगों की 32 के बाद होती है। 28 या 32 ये 2 फेज होते हैं उसके बाद, और कई लोगों की तो फिर होती भी नहीं है जी। तो जब कुंडली मिलाई जाती है शादी से पहले लड़का लड़की की, तो
उनमें देखा जाता है कि जैसे लड़की के 5 स्थानों में अगर मंगल बैठा हुआ है तो लड़के के भी इन 5 स्थानों में मंगल होना चाहिए, तब वो कुंडली मैच होती है। मंगलिक कुंडली की बिना मंगलिक वाले, गैर मंगलिक वाले से शादी करना ठीक नहीं रहता है। वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि मंगल का जो तीसरा इफेक्ट हम हेल्थ से भी जोड़ के देख रहे हैं, तो मंगल का जो प्रभाव होता है वो बॉडी में रक्त पे होता है, हमारे ब्लड पे होता है। तो जब मंगलिक लड़की या मंगलिक लड़के की शादी गैर मंगलिक से हो जाती है तो उनमें ब्लड रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे क्रिएट होते हैं शादी के बाद। इवन उनकी जो बच्चे होते हैं, उनकी जो संतानें होती है, उनमें कोई ब्लड रिलेटेड बड़ा इशू आ जाता है। तो इसीलिए ये सब चीजें कुंडली मिलाई जाती है। और हेल्थ से रिलेटेड तो मंगल है ही। यदि हम देखें तो पूरे बॉडी में ब्लड है हमारे और उस पर मंगल का इफेक्ट होता है जी। तो जब मंगल आपका खराब है तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या इस तरह की चीजें बनने लगती है। उसका स्किन टोन खराब होने लगता है, स्किन पे पैचेस आ जाते हैं, इस तरह की चीजें बनने लगती हैं। तो मंगल जो है वो तीनों ही इन सेगमेंट पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। आपके करियर पर, आपके मैरिज पर और हेल्थ पर। तो एक लाइफ पर ही प्रभाव डालता है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल 100% कह सकते हैं, मंगल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन सब चीजों। खैर ये जैसे हमने मंगल के बारे में तो जान लिया है, लेकिन अभी जैसे हम आगे भी बात करेंगे तो अगर हम ज्योतिष की ही बात करते हैं तो ये साल ये तीनों पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा? मतलब जैसे करियर पे मंगल का ही साल है क्योंकि और आपने नंबर्स बता दिए हैं, तो जितने नंबर्स आपने बताए हैं उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। बिल्कुल। और जितने नंबर्स जो मेरे ख्याल से पहले बताए थे आपने कि 2 नंबर है 4 6 7 8 जो नंबर है इन पे थोड़ा सा असर खराब कर सकता है। ओके, तो खैर गजेंद्र जी अभी और भी सवाल हैं जिनके जवाब हमें जानना है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप भी ब्रेक लीजिए, हाइड्रेट हुइए, पानी वानी पीजिए। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे और करेंगे आपसे और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए कहीं जाना नहीं है, बने रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM पर। मेरी अनवानी के साथ शो चल रहा है खास बात। You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM. आपने ट्यून किया है रेडियो इप्सा 91.2 FM और मुझे अनवानी को सुन रहे हैं। हमारे साथ आज खास तौर पे खास बात में जुड़े हुए हैं गजेंद्र शर्मा जी, जो कि बहुत ही रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी बता रहे हैं। और मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी जैसे ही आता है तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं थोड़ा विश्वास भी करती हूँ और मैं मानती हूँ कि हाँ ये एक आस्था का विषय भी है, जैसा कि मैंने पूछा था आपसे। तो जैसे ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह के ज्योतिष, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सिद्धांत वाला जो रहता है या फलित वाला जो रहता है, तो अगर उसी में अगर आगे ऐसा पूछा जाए कि वैदिक ज्योतिष जो रहता है और जो पश्चिम ज्योतिष रहता है, इसमें क्या डिफरेंस रहता है, या आप एक ओवरऑल बताना चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योतिष जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो वैदिक ज्योतिष और जो वेस्टर्न वाला ज्योतिष है, इसमें सबसे बड़ा अंतर तो कैलकुलेशन का मानूंगा मैं। हमारा जो वैदिक ज्योतिष है इसको जो है हम चंद्र की गतियों के आधार पर हम बनाते हैं। हमारी सारी जो कैलकुलेशंस होती है वो चंद्र से जुड़ी हुई होती है। जैसे आप देखेंगे हमारे जो सारे व्रत त्योहार होते हैं वो चंद्रमा कब किस तिथि में गया उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। और वैदिक ज्योतिष है वो सूर्य के आधार पर चलता है, सूर्य के सारे कैलकुलेशन उनके चलते हैं। इसीलिए हम देखेंगे तो वैदिक ज्योतिष जो है वो उसका जो मंथ होता है चैत्र वैशाख, इस तरह से जो मंथ हमारे चलते हैं, हिंदी मंथ ये तो अब किसी को पता भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ये जो आप बोल रहे हैं चैत्र वैशाख और भादव और ये सब बोलते हैं। 12 मंथ किसी को पता ही नहीं। मुझे भी नहीं पता। तो ये जो है हमारा जो वैदिक ज्योतिष चलता है ये चंद्र की गति के आधार पर चलता है, तिथियों के आधार पर। 15 दिन का हम कृष्ण पक्ष मानते हैं, 15 दिन का शुक्ल पक्ष चलता है, अमावस्या पूर्णिमा। और जो आपका पाश्चात्य वाला जो ज्योतिष है वो सूर्य के आधार पर चलता है, इसलिए 1 जनवरी से लेके उनका साल 31 जनवरी तक चलता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उनका पूरा 365 दिनों का साल होता है। और जो हमारा जो हिंदी साल होता है वह 354 डेज का होता है, 354 दिन का हमारा साल होता है। तो जो कैलकुलेशन की बात हम कर रहे हैं तो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है और हमारा जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है इसमें 11 दिन का डिफरेंस कैलकुलेशन में ही आ जाता है। अच्छा, उनका 365 दिन का, हमारा 354 दिन का है, तो 11 दिन का डिफरेंस इसमें आ गया। तो ये जो 11-11 दिन का डिफरेंस 3 साल में क्रिएट होता है, 33 डेज जो बनते हैं, इन 33 दिनों को
उसके हमारे वेस्टर्न ज्योतिष के साथ मिलाने के लिए, कॉम्बिनेशन करने के लिए हर 3 साल में आपने सुना होगा एक अधिक मास आता है। हाँ, अधिक मास आता है। हर 3 साल में अधिक मास आता है, मतलब हमारे 13 महीने हो जाते हैं। ओके। हर 3 साल में। ठीक है। और उनके 12 ही रहते हैं, क्योंकि वो सूर्य के हिसाब से चलते हैं। उनका जो दिन होता है, उनका जो महीना होता है वह 30 दिन का या 31 दिन का होता है, और हमारा 29 दिन का होता है। तो ये जो 11 दिन का अंतर आया, इसको हम समायोजित करने के लिए कहेंगे। हाँ, तो 3 हर साल 3 में साल में एक महीना हमारा बढ़ जाता है, जिसको अधिक मास कहते और हैं। ऐसा कहते हैं ना, उसमें पूजा पाठ बहुत की जाती है अधिक उसमें मास में। बहुत ज्यादा पूजा पाठ की जाती है, उसमें बहुत सारे उसके नियम भी होते हैं उसको अधिक मास में मानने वाले। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये ही हुआ कैलकुलेशन वाला। दूसरा, जब हम डिफरेंस देखते हैं तो उसमें जो हमारा जो है वो पूजा पाठ वाला पार्ट ज्यादा चला जाता है हमारे ज्योतिष में। कोई भी आपकी कुंडली दिखाई या कुछ भी दिखाया तो फिर पूजा पाठ, उसकी रेमेडीज और उस तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी वाला पार्ट जो होता है वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल होता है। मतलब वो आपको मेडिटेशन करवाएंगे या आपको कुछ साइकोलॉजिकल चीजें आपको बताएंगे या डाउजिंग का इस्तेमाल करेंगे। वो इस तरह की चीजें जो पूजा पाठ वहां तो होगा नहीं, तो वो उनके अलग तरीके होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस बस यही है, दोनों ही अपने आप में ठीक हैं। जो हमारा जो अंक ज्योतिष माने हम, तो अब वेस्टर्न वालों ने उसको ज्यादा, हाँ, न्यूमरोलॉजी तो भाई आजकल न्यूमरोलॉजी उन्होंने बहुत ज्यादा अपना लिया है। टेरो आप देखेंगे तो ये सब वेस्टर्न है। तो ये सब चीजें अलग अलग पद्धतियां हैं सब। अब जैसे आपने न्यूमरोलॉजी बोला है तो इसके रिलेटेड भी मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, लेकिन मुझे वहां से सिग्नल मिल गए। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है हम और भी बातें करेंगे और जानेंगे न्यूमरोलॉजी स्पेसिफिकली उसके बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो इप्सा 91.2 FM पर मेरे आने वानी के साथ। शो चल रहा है खास बात। You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM. You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM और आप सुन रहे हैं मुझे अनवानी को। शो जो है खास बात चल रहा है और आज हमारे साथ बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं जो कि हमें बहुत सारी बातें बता रहे हैं। गजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर से लेती हूँ, गजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से चीजें इम्पैक्ट डालती हैं आपकी लाइफ पे, एस्ट्रोलॉजी कितना प्रभाव डालती है। लेकिन गजेंद्र जी, जैसा कि हम बीच में चर्चा कर भी रहे थे कि आजकल ऐसा होता था ना कि पहले कोई हाथ देखने वाला मिल जाता था तो हमें ऐसा लगता था कि अरे हाथ दिखा दो इनको है ना, और इसी से सब चीजें बता दो आप। और अभी जो चल रहा है वो न्यूमरोलॉजी का चल रहा है। एवरी थर्ड रील यू स्क्रॉल वो न्यूमरोलॉजी के बारे में आती है। तो आपको कैसा लगता है कि जो मेन ज्योतिष है वो ज्यादा सही है या ये जो हस्तरेखा या अंक ज्योतिष जो इनकी ब्रांचेस हैं वो ज्यादा ठीक रहती है? एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। वैदिक ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, न्यूमेरोलॉजी है, टेरो है, जेम स्टोन थेरेपी है। ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं उसकी, और सभी ब्रांचेस का अपना इम्पैक्ट है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। तो हम किसी को कम या ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि हम देखें कई लोगों के पास उनकी कुंडली सही बनी हुई नहीं रहती है, तो जब तक यदि जन्म कुंडली सही नहीं बनी हुई है तो हम अगर किसी का प्रेडिक्शन करेंगे तो वो सही भी नहीं होगा। कहीं भी कुछ भी उसका इम्पैक्ट उल्टा सीधा हो जाएगा, हो सकता है। तो आजकल जो है, जैसे कई लोगों के पास अपनी जन्म तारीख सही नहीं होती है या जन्म का समय सही नहीं है, तो वो कुंडली कैसे बनाएगा? तो इसके लिए जो है ये दूसरी जो ब्रांचेस है तब वो काम आती हैं। जैसे पामिस्ट्री, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका तारीख भी नहीं है, आपका जन्म का समय नहीं है, तो कुंडली बनेगी नहीं। तब आपको पामिस्ट्री आपका हाथ दिखाना पड़ेगा, उसको देख के, उसकी लकीरें देख के और सारी चीजें उसमें बताई जा सकती हैं। दूसरा जो है न्यूमेरोलॉजी आजकल बहुत चल रहा है। नाम चेंज करना है, नाम में कोई आपका एक स्पेलिंग बढ़ा दिया है, कोई स्पेलिंग कम कर दिया, तो ये जो 1 से 9 तक के नंबर है, इन पे सारा चलता है। न्यूमेरोलॉजी का पूरा जो गणित है वो 1 से 9 तक के बीच में चलता है। अब उसमें भी यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है, कोई ईयर आपको कंफर्म नहीं है या उसका टाइम कंफर्म नहीं है, तो आपका जो नाम है, नाम की जो स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स को कैलकुलेट करके हर जो आपका कोई भी आपका अल्फाबेट है उसका एक नंबर उसको असाइन किया हुआ है। तो उस नंबर को कैलकुलेट करके उसको जोड़ के और फिर बताया जाता है कि ये नाम आपके लिए सही है कि नहीं। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो बिजनेस का नाम क्या रखना है, कितने लेटर्स का नाम रखना है,
वो आपके नाम के हिसाब से सूट कर रहा है कि नहीं। अच्छा। अब जैसे एग्जांपल आपने जैसे आपका बताया 3 अंक है आपका, 3 जो होता है वो जुपिटर का होता है, गुरु उसका जो है वो रूलर है। तो गुरु से रिलेटेड आपका नाम आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका नाम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये सब न्यूमेरोलॉजी से होता है। अच्छा। और आजकल ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, करियर में आपको जाना है, किस करियर में जाएंगे आप, तो ये सब चीजें न्यूमेरोलॉजी में ज्यादा अच्छे से बताई जा सकती है। हाँ, मतलब जैसे लोग करते हैं ना, जैसे बॉलीवुड में अभी कुछ समय पहले बहुत ट्रेंड चला था कि डबल टी लगा लिया, डबल ए लगा लिया, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा लेटर जोड़ना है, हाँ, एक लेटर हटा दिया। हाँ, तो ये सब चीजें जो है ये काफी सारा इम्पैक्ट करती हैं ये। और न्यूमेरोलॉजी इसीलिए ज्यादा चलती है, लोगों को पसंद भी आता है ये कि हमारे नाम के हिसाब से हम कैसा आगे बढ़ेंगे, हमें नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, क्या होगा। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशंस करके ही चीजें। लेकिन मेरा जो पर्सनल अगर व्यू आप जानेंगे तो मुझे जो कुंडली वाला है, हॉरोस्कोप वाला जो है वैदिक ज्योतिष, वही सबसे ज्यादा मुझे बताने में सटीक लगता है। अच्छा। उससे आप 90-95% तक आप सटीक चीजें बताई जा सकती हैं। ओके, आपने कभी किसी का नाम चेंज किया न्यूमेरोलॉजी, हाँ न्यूमेरोलॉजी वैसे मेरा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ, मैं वैदिक ज्योतिष ही फॉलो करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझसे अपने बिजनेस का नाम जरूर पूछा है कि हम ये कर रहे हैं तो इसका क्या नाम रखा जाए। वो अपने सजेशन लेके आते हैं कि हमारा ये नाम है, ये नाम है। फिर उनके नाम के हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने बताया है कि आप इसमें ये जोड़ लीजिए या ये नाम आप दूसरा रख लीजिए, तो उनको फायदा हुआ। ओके, वाह। खैर, इसी की ही और भी जो ब्रांचेस हैं, ज्योतिषी की और भी ब्रांचेस जो हैं, उसके बारे में भी हमें जानना है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, और भी जो इसकी ब्रांचेस हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको तब तक कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है रेडियो इप्सा पर और सुनते रहना है मुझे, यानी वानी को। और शो का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, शो का नाम है खास बात। You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM। रेडियो इप्सा 91.2 FM आपने ट्यून करके रखा है और मुझे यानी वानी को सुन रहे हैं। और हमारे साथ आज बहुत ही जाने माने ज्योतिष हमारे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र शर्मा जी, और जो हमें बता रहे हैं, हमारे बहुत सारे मिथ्स थे गजेंद्र जी, आपने बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर की है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सबसे पहले तो। और हम इसी की ब्रांचेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर ली, फिर उसके बाद हमने हस्तरेखा के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में बात कर ली। लेकिन एक और चीज रहती है जो लोग बहुत ही कॉमनली करते हैं, जो जेम्स वेयर करते हैं, रत्न जो पहनते हैं। तो रत्न क्या सच में प्रभाव डालते हैं, ये अगर आपसे मैं पूछूं एज एन एक्सपर्ट? बिल्कुल, रत्न तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह कहे गए हैं। इन 9 ग्रहों में 7 मुख्य ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं जी। तो छाया ग्रह होते हैं राहु और केतु, और बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं वो मेन प्लैनेट्स हैं। आप यदि देखेंगे तो हमने बचपन में साइंस में पढ़ा है एक छोटा सा प्रयोग, एक प्रिज्म वाला जी, प्रिज्म पढ़ा होगा ना जी, बिल्कुल। सूर्य का प्रकाश उसमें से हम निकालेंगे तो वो 7 रंगों में होके निकलेगा। तो ये जो 7 रंग है, ये 7 जो हमारे मुख्य प्लैनेट्स हैं, इनसे रिलेटेड हैं। तो जब हम मानते हैं कि इस एक रोशनी में 7 तरह के रंग निकलते हैं, तो ये जो 7 रंग है वो 7 प्लैनेट्स के हैं। तो जैसे हमारे वेदों में कहा गया है कि जो गैलेक्सी में जो सब कुछ चीजें हैं वही सब हमारे शरीर में भी हैं। जो पंच तत्व हैं बाहर, वही सारे पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ। हम कहते हैं ना, कोई मर गया तो बोलते पंच तत्व में विलीन हो गया। तो ये पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है। तो वो जो प्लैनेट्स के सारे जो पोजीशन गैलेक्सी में है वो सब हमारे अंदर भी है। तो जब हम कोई रत्न पहनते हैं किसी भी ग्रह से रिलेटेड, तो वो एक रिसीवर की तरह काम करता है। उन 7 रंगों को या 7 ग्रहों का जो प्रभाव हमारे शरीर पे आता है, तो जब किसी ग्रह का प्रभाव आना कम हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी उसको रिसीव नहीं कर पा रही है, तो जब हम कोई जेम स्टोन पहनते हैं तो वो रिसीवर की तरह काम करता है। उस प्लैनेट से रिलेटेड जो एनर्जी है वो हमको उससे मिलने लगती है। तो जब आप देखेंगे कोई भी राशि रत्न जो भी पहनता है, उसकी कुंडली उसकी जो रिंग बनती है वो नीचे से ओपन रहती है, यस, वो टच रहता है, वो सारा बॉडी से टच रहे और वो चीजें उसके अंदर चली जाए।
तो यही चीज़ है, जो जेम स्टोन है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। यदि कोई ग्रह आपका, मान लो सूर्य खराब चल रहा है या कुछ भी चीज़ है, तो आप रूबी पहनेंगे, उस रूबी से रिलेटेड वो आपको सूर्य की किरणें आपको आपके अंदर उसकी एनर्जी है वो रिसीव होने लगेंगी और आपके उसमें वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो जेम स्टोन का यही काम है, वह जो ग्रहों से मिलने वाली एनर्जी है वो आपको रिसीव करके देता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई आपको ज्योतिष सजेस्ट करता है जेम स्टोन या आप पहन रहे हैं, तो वो जो रत्न धारण करने से पहले जैसे कहते हैं, किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि सबसे पहली बात तो इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि आपको वो सजेस्ट किस आधार पर कर रहा है। कई बार जैसे होता है कि लग्न देखकर, जो पहला स्थान होता है कुंडली में, उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है उसको देख के और बता दिया जाता है कि आप ये रत्न पहन लीजिए। या कुछ एस्ट्रोलॉजर महादशा को फॉलो करते हैं, विंशंतरी महादशा होती है जो 120 साल की हमारे यहाँ मानी जाती है कि 120 साल की आयु है। तो जिस लाइफ के जिस फेज में उसको महादशा चल रही है, मान लो आज कोई पर्सन मेरे पास आया और आज उसको गुरु की महादशा चल रही है, तो कुछ लोग उसको गुरु का वो सजेस्ट कर देते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए। और कुछ लोग जो होते हैं वो वर्तमान में जो समस्या आ रही है उस समस्या को दूर करने के लिए उस ग्रह से रिलेटेड राशि रत्न पहना देते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, मतलब इनको हम मिला नहीं सकते, सबका अपना अपना जो वो पद्धति है वो फॉलो करते हैं। तो हम अगर मोटी मोटी बात करें कि पहनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप अगर कोई रत्न लेके आ रहे हैं, किसी ने आपको सजेस्ट किया है, तो उसको आप डायरेक्ट आप अंगूठी या पेंडेंट मत बनवाइए, उसको आप पहले लेके आ जाइए, उसको 3 दिन या 7 दिन अपने पास रखिए। उसको आप अपने बाह में बांध के रख सकते हैं किसी कपड़े में, या अपने पर्स में रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए उसका इफेक्ट। 3 दिन में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी परेशानियां और बढ़ गई है या हमको मेंटल पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है, अगर शांति मिल रही है तो समझ लीजिए कि आपका सूट कर रहा है, आपका काम कर रहा है। लेकिन अगर परेशानियां बढ़ रही हैं तो फिर उसको नहीं पहनना चाहिए, कुछ और सजेस्ट करने का कहिए आप उनको। तो पहली बात तो ये कि आप उसको डायरेक्ट नहीं पहननी, ठीक है। और उसके बाद जब आपको सूट कर रहा है, आपने उसकी अंगूठी बनवा ली या पेंडेंट के रूप में आपने पहन लिया, ब्रेसलेट के रूप में कैसे भी पहना जा सकता है, उसको बॉडी से टच होना चाहिए। तो जब आप उसको लेके आ जाते हैं तब उसका फिर शुद्धिकरण करना पड़ता है, उसका प्यूरिफाई करना पड़ता है। उसको करने के लिए पहले आपको उसको 3 दिन आपको फिर उसको गंगा जल में डाल के रखना पड़ता है। अच्छा। 3 दिन के बाद फिर जब उस ग्रह का डे आएगा, जैसे मान लो आपको किसी ने पुखराज पहनने का बोला, गुरुवार वाले दिन, तो वो आपको गुरुवार को पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसा तालमेल बिठाइए कि गुरुवार के दिन 3 दिन हो जाए, उसके बाद आप उसको गंगा जल से निकाल के फिर अपने पूजा स्थान आप जहाँ भी घर में करते हैं आप पूजा करिए उसकी। गुरु का है आपका पहना हुआ, आप पुखराज पहन रहे हैं तो आप हल्दी से पूजा करिए। मंगल के लिए आप रेड कोरल पहन रहे हैं तो आपको कुमकुम से पूजा करना पड़ेगी या लाल चंदन से करना पड़ेगी। तो ये सारा पूजा करने के बाद फिर उनके जो मंत्र होते हैं उनका जाप करने के बाद ही उसको पहना जाता है। ठीक है। तो मतलब ये मोटे तौर पर यही करना चाहिए। और वो जो एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा वो सारे नियम बता देगा आपको कैसे करना है, कैसे पहनना है। फिर पहनने के बाद भी उसके बहुत सारे नियम होते हैं कि उनको कैसे कैसे आपको टाइम पे प्यूरिफाई करना है, उनको चार्ज करना पड़ता है एक्चुअली। जब वो नेगेटिव चीजें खींचने लगते हैं, हमारी बॉडी की खींच लेते हैं वो सारी चीजें, तो एक समय के बाद उनका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो उसको फिर से आपको प्यूरिफाई करना पड़ता है। ऐसा उसमें कहा जाता है कि 3 महीने में उसको प्यूरिफाई करना चाहिए ताकि वो उसका जो नेगेटिव उसने खींच लिया एनर्जी वो निकल जाती है। ओके, आई सी। खैर गजेंद्र जी, इतनी सारी और भी सवाल आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन क्या है कि ये इतना वाइड है, मतलब टॉपिक इतना वाइड है कि आप एक बार में बात ही नहीं कर सकते हैं। तो अभी आज तो फिलहाल जो है, थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ पे आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लास्ट में मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? लिसनर्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पूरी तरह भाग्यवादी भी ना बने और पूरी तरह कर्मवादी भी नहीं रहें। मतलब आपको कर्म तो करना ही है, आप जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप काम स्टडी कर रहे हैं, करियर में बना रहे हैं, तो आपको कर्मवादी तो आपको रहना ही है। मतलब आप, लेकिन पूरी तरह आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। कई लोगों को क्या होता है कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब उनका भाग्य उनको साथ नहीं दे रहा है। तो भाग्य को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा ज्योतिष का सहारा तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल तभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और आज के लिए मैं सबसे बड़ी बात यही कहना चाहूंगा कि बिना सोचे समझे किसी भी एस्ट्रोलॉजर को सोशल मीडिया पर फॉलो न करें।
वो बहुत सारे जो उपाय बताते हैं उनको बिल्कुल बिना सोचे समझे आप ना करें उपायों को, क्योंकि उनसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, आपके अच्छे काम बिगड़ सकते हैं जी इसलिए किसी जाने माने और भरोसेमंद ज्योतिषी के पास ही आप जाएं जी और अपनी सारी चीजें उनसे डिस्कस करें। जी। सो थैंक यू सो मच गजेंद्र जी, आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं और अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं, तो हम आपको फिर से बुलाएंगे और भी बिल्कुल। बातें करेंगे। तो आज ये थे हमारे साथ गजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने हमें ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। और इस तरह की और भी खास बातें जानने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनना है मुझे यानी वानी को। और शो का नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, शो का नाम है खास बात। You are tuned to Radio Ipsa 91.2 FM.